Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 2nd of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 2 नवंबर 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है केमैन आइलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 या आर्टिकल 25 या आर्टिकल 29। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों ये गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच का युद्ध है, लगातार बढ़ता चले जा रहा है और आने वाले समय पर पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में एक इनस्टेबिलिटी सी क्रिएट हो सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाले समय पर हमको देखने को मिलने वाली है। हुआ क्या है कि अभी पैलेस्तीन की साइड से, खासकर हम गाज़ा पट्टी की बात कर रहे हैं, तो गाज़ा पट्टी और साथ ही साथ में इजराइल, इन दोनों के बीच में जो यह युद्ध चल रहा था, ये जो पूरा वॉर चल रहा था, इस वॉर में येमेन की एंट्री हो चुकी है। येमेन भी उतर चुका है। येमेन में भी इसी प्रकार का एक ग्रुप है हौदीज रेबल का। तो हौदीज रेबल ने यहाँ पे इजराइल के ऊपर कुछ मिसाइल्स वगैरह को लॉन्च किया। हालांकि यहाँ पर इजराइल ने यहाँ पर उस मिसाइल को गिरा दिया हवा में, उस मिसाइल से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, बट यहाँ पर येमेन भी इसके अंदर एंट्री कर रहा है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स आज के समय पर पब्लिश हुए हैं, इवन इंटरनेशनल मीडिया और प्लस नेशनल मीडिया, सभी जगह पर इसकी चर्चाएँ हो रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर पूरे डिटेल से इस आर्टिकल को बताया है कि आखिरकार क्यों येमेन के जो ये हूदीज रेबल हैं ये इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ऐसा क्यों, और क्यों यहाँ पर ये चिंता वाली बात है, ये भी यहाँ पर समझाया गया है। सबसे पहले तो हम लोग लोकेशन देखेंगे। लोकेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोकेशन देखने के लिए ये वाला मैप परफेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे आपको पता है इजराइल ये है जिसकी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे जो आर्टिकल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। येमेन कहाँ पर है, इजराइल से काफ़ी ज़्यादा दूर। इजराइल से चल के आपको इस तरीके से आना पड़ेगा और आते आते सीधा नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आएगा येमेन। येमेन के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे। येमेन के ऊपर है सऊदी अरेबिया, बराबर में आपको ओमान देखने को मिलेगा और सऊदी अरेबिया के जस्ट ऊपर आपको यूएई नज़र आएगा, पीछे यहाँ पर कतर नज़र आएगा और यहाँ पर बीच में बहरीन भी आपको नज़र आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली आपको येमेन देखना है। और येमेन के पास में एक और कंट्री है, ज़रा उसको भी अच्छे से देख लो क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में अभी आने वाली है। वो कौन सी कंट्री है, वो है ईरान। ऊपर दोस्तों यहाँ पर एक और देश है, वो है ईरान। अगर हम लोग इस वाले पर्टिकुलर मैप में इसको देखते हैं तो ये तो हो गया हमारा येमेन। येमेन की कैपिटल हो गई सना, ये यहाँ पर एग्जैक्टली ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये हो गया ईरान, इधर हमारा हो गया इजराइल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो येमेन की साइड से जो हौदी रेबल्स हैं इन्होंने इस तरीके से ये मिसाइल को लॉन्च किया इजराइल के ऊपर। हालांकि यहाँ पर इजराइल ने इस मिसाइल को हवा में गिरा दिया। जैसे इजराइल का ड्रोन सिस्टम है ना, वैसे इसका इजराइल के पास में एक एरो सिस्टम भी है। वो एरो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो लंबी रेंज की जो मिसाइल्स हैं उनको भी यहाँ पर ये कह सकते हो कि हवा में ही मार कर गिरा सकता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हूदीज़ हैं कौन। और अभी हमने आर्टिकल्स ये भी देखे होंगे कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हूदीज़ की एंट्री हो रही है, यहाँ पर येमेन की एंट्री हो रही है, तो इससे आने वाले समय पर ईरान भी आ सकता है। ईरान के साथ साथ जो बाकी सारी कंट्रीज़ हैं, सीरिया है, ये सब भी यहाँ पर एंटर कर सकती हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ईरान सबसे बड़ा मेन रोल है यहाँ पर ईरान का। ये जो हूदीज़ रेबल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एग्जैक्टली येमेन में, पता है हूदीज़ रेबल हैं कौन, जरा ये देख लेते हैं। ये येमेन नाम का जो देश है ना दोस्तों, यहाँ पर ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ यहाँ पे इनकी सरकार है, मान लो येमेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह है
जहाँ पर इनकी पूरी गवर्नमेंट चल रही है और इस गवर्नमेंट को दुनिया भर की जो देश हैं वो रिकग्नाइज़ करते हैं कि हाँ भाई यमन की ये है सरकार, इनसे सारी बातचीत होगी। लेकिन उस सरकार का इस देश पर पूरा कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में आ जाता है हूदीज़ रेबल। अब जो हूदीज़ रेबल हैं उनका कंट्रोल बेसिकली इस पर्टिकुलर पोर्शन पर है। येमेन के इस वाले एरिया को यहाँ पे पूरी तरह से उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। और हूदीज़ रेबल का मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है कि येमेन की सरकार को पूरी तरह से ख़त्म कर देना और अपनी सरकार बनाना। हूदीज़ रेबल चाहते हैं पूरे येमेन को गवर्न करना। लेकिन इनको सपोर्ट मिल कहाँ से रहा है इतना? ये सपोर्ट मिल रहा है ईरान से, रशिया से, ठीक है। चाइना का भी रोल है लेकिन वो बहुत कम रोल है, ना के बराबर रोल है, बट ईरान और रशिया का सबसे बड़ा रोल है। ईरान और रशिया ने मिलकर ही यहाँ पर इस प्रकार से हूदीज़ रेबल को एस्टेब्लिश किया है। क्यों? अदरवाइज़ अगर आप देखोगे सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया दोस्तों आपको पता है यूएस के अंडर में आ रहा है, ठीक है। यूएस का प्रेशर सऊदी अरेबिया पे बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ करेगा नहीं। मैं अभी आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। ओमान पर भी यूएस का काफ़ी हद तक कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी कंट्रीज़ प्रो यूएस आपको नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ईरान को चाहिए एक ऐसा देश जो कि यहाँ पर इसके आसपास के एनिमीज़ को टारगेट कर सके। फॉर एग्जांपल ईरान और सऊदी अरेबिया लंबे समय से दुश्मन हैं, लड़ रहे हैं। तो ईरान ने यहाँ पर ये जो हूदीज़ रेबल हैं इनको इस तरीके से बढ़ावा इसलिए भी दिया ताकि वो यहाँ से सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक कर सके, सऊदी अरेबिया के ऊपर, यूएई के ऊपर अटैक कर सके। इसलिए यहाँ पर हूदी रेबल्स को एस्टेब्लिश किया गया। ज़रूरत पड़े तो और भी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया जा सके, क्योंकि अगर ये हूदीज़ रेबल नहीं बनते तो ईरान का यहाँ पे कोई भी इस तरीके का कंट्रोल होता नहीं। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ नहीं रुकती है। बात यह है कि आने वाले समय पर ये जो वॉर है ये और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता होगा जो ईरान है वो हूदीज़ रेबल का यूज़ कर करके सऊदी अरेबिया पर भी अटैक करता है। पहले कई बार यहाँ पर सऊदी अरेबिया के इधर ऑयल डिपो वगैरह पर अटैक किया हुआ है हूदीज़ रेबल ने, लेकिन वो ईरान के सपोर्ट में आते हैं। और ईरान ने इस प्रकार के कई सारे जो ग्रुप्स हैं ये और भी कंट्रीज़ में, ऊपर सीरिया वगैरह के अंदर भी यहाँ पर बना रखे हैं। तो आने वाले समय पर ये जो वॉर है ये और ज़्यादा एक्सपैंड हो सकती है। यहाँ से ये अटैक कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ इज़राइल की जो नेवी है, जो उनके जहाज़ हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं रेड सी में, ठीक है। यहाँ से रेड सी से निकल चुके हैं और निकल कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इज़राइल यहाँ पर जाएगा और पूछेगा सबसे पहले ये अटैक क्यों। इनसे तो कोई लेना देना है नहीं, तो ये अटैक क्यों किया जा रहा है। और इज़राइल की नेवी यहाँ पर पहुँच रही है। और मैं आपको बता दूं अमेरिका भी यहीं पर प्रेजेंट है, तो अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट इजराइल को मिलने वाला है। और ये भी प्रॉब्लम है दोस्तों कि सऊदी अरेबिया भी आने वाले समय पर हो सकता है इजराइल और अमेरिका के साइड मिलकर, इनके साथ में मिलकर हूदीज़ रेबल के ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि इनके बीच में भी काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट, काफ़ी बड़ी दुश्मनी लंबे समय से बनी हुई है। तो अगर ये जैसे ही अटैक्स होते हैं आने वाले समय पर कुछ ही दिनों में आपको बहुत न्यूज़ निकल कर देखने को मिलने वाली है। जैसे ही अटैक्स होते हैं ईरान एक्टिव होगा, ईरान के जो बाकी सारे कंट्रीज़ के अंदर में और भी ग्रुप्स हैं वो एक्टिवेट होने वाले हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता बनी हुई है, वो सब खत्म होने वाली है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये पूरे कह सकते हो कि वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ता हुआ चले जा रहा है। तो ये यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ नई नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, नए नए अपडेट्स नज़र आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं इजराइल की नेवी पहुँच रही है कहाँ पर एग्जैक्टली, येमेन के पास में। अभी वो क्या करते हैं वो भी यहाँ पर समझाया जाएगा। आपने बीच में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे। क्या आर्टिकल्स देखे होंगे कि भाई सीज़ फायर कर लिया जाए, यानी कि अभी बैठकर एग्रीमेंट कर लिया जाए और ये जो मामला है इसको पूरा ठंडा कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मना कर दिया गया है, कोई भी ऐसा सीज़ फायर नहीं होगा और येमेन की साइड से और भी अटैक्स किए जाएंगे। ये खुद यहाँ पर हूदी रेबल्स ने बोला है। येमेन लगातार अटैक करता रहेगा इजराइल पर और लगातार ऐसे अटैक्स होते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इजराइल वहाँ से काउंटर अटैक्स भी करेगा। इससे और प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ेंगी। ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दोस्तों गाज़ा पट्टी के अंदर में इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है और वो ऑपरेशन कई दिनों से चल रहा है। आने वाले समय पर आपको लिख कर रख लो, ये भी देखने को मिलेगा कि इस मिडिल ईस्ट का जो मैप है वो भी मैप भी चेंज होने वाला है, क्योंकि गाज़ा पट्टी पर पूरा का पूरा जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। गाज़ा पट्टी का नदर्न रीजन पूरा खाली है, पूरे एरिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, ठीक है। उस एरिया को खाली करवा दिया गया है, लोगों को सदर्न पोर्शन तक पहुंचा दिया गया है। तो नो डाउट आने वाले समय पर एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, गाज़ा पट्टी का एरिया थोड़ा छोटा हो जाए, इजराइल का मैप थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, ये भी हमको देखने को मिल सकता है। तो ये हमास और इजराइल के बीच में जो ये प्रॉब्लम चल रही थी, इसमें हूदी रेबल्स की एंट्री हुई, जिसकी वजह से अभी बहुत सारी कंट्रीज़ और भी हैं जो कि यहाँ पर एक्टिवेट हो सकती हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में कई सारी कंट्रीज़ पर यूएस का काफ़ी बड़ा प्रेशर है, जिसकी वजह से आज कह सकते हो कि इजराइल के समर्थन में कई सारी कंट्रीज़ हमको नज़र आती हैं। ना ये बहुत छोटी सी न्यूज़ थी जो कि लगातार चर्चा में थी। इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर दिया, जिसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा डेटा बता दिया है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल
दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में इसको लिंक कर सकते हो। जैसे आपको पता होगा, जब भी हमारा महीना ख़त्म होता है, नया महीना शुरू होता है, तो पुराने महीने का सारा डेटा लगातार पब्लिश होता रहता है। पब्लिश होता रहता है मतलब यह है कि जैसे अभी हम नवंबर के महीने में एंटर कर चुके हैं, आज 2 ही नवंबर तो है, तो पिछले महीने में इकॉनमी कैसी रही, हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रो करी, ठीक है, महंगाई कितना रहा, जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, टैक्स कलेक्शन सरकार के पास में कितना हुआ, वो सारा डेटा अब धीरे धीरे आता रहेगा। तो दोस्तों आज यहाँ पे हमको पता चल चुका है कि पिछले महीने यानी अक्टूबर में जो टोटल जीएसटी कलेक्शन हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कलेक्शन, वो बढ़ चुका है। अब की बार 1.72 लाख करोड़ के आसपास का कलेक्शन केवल अक्टूबर के महीने में हमको देखने को मिला। ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। 13.4% की रेवेन्यू ग्रोथ अब की बार देखने को मिली, एकदम शार्प ग्रोथ नज़र आई है पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में। या अगस्त के महीने में अगर आप देखोगे, नवंबर 2022 में, तो अक्टूबर की बात करें ना, तो अक्टूबर 2022 में इतना बढ़िया कलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन अगर आप लोग इस साल देखोगे, अक्टूबर 2023 में ये कलेक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो चुका है, जीएसटी कलेक्शन। अब ये नहीं ध्यान रखना है भाई कितना कलेक्शन आया, कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, कब से इंक्रीज़ हुआ, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में अगर आपसे कुछ पूछा गया तो सीधा पूछ जाएगा जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हर साल पूछा जा रहा है, तो आपको बेसिक सी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में जब बैठो, कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने, तो आप आराम से उसको हैंडल कर सको। वैसे आपको कई बार मैंने जीएसटी के बारे में पढ़ा रखा है, याद होगा। सबसे पहला सवाल यह आता है, जीएसटी कौन सा टैक्स है? कौन सा टैक्स मतलब टैक्स तो टैक्स होता है ना? नहीं, आपको पता होगा टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारा जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। हमारे कस्टमर्स के थ्रू डायरेक्टली वो सरकार को नहीं दिया जा रहा है। तो क्या डायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्ट पे करते हैं? हाँ, जैसे आपका इनकम टैक्स सीधा आपके इनकम से ही तो जाता है डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास में। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो, आप छोटा से छोटा सामान भी खरीद रहे हो, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। आप बिस्किट खरीद के ला रहे हो, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, उसके माध्यम से वो टैक्स जा रहा है। समझ गए? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। और ये जो जीएसटी है, ये कब से आया था? 1 जुलाई 2017 से इसको लाया गया। 101 अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जिसके बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लेकर आने का पूरा प्रस्ताव रखा। अब दोस्तों यहाँ पर जब जीएसटी आया, तो मतलब इससे पहले कोई टैक्स नहीं था क्या? टैक्स थे। इससे पहले कई सारे टैक्स हुआ करते थे, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, ये सारे टैक्सेस हुआ करते थे। तो जीएसटी जब आया तो ये सारे टैक्सेस खत्म हो गए, और इसी वजह से जीएसटी को हम वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सारे टैक्स खत्म करके केवल जीएसटी को यहाँ पर लेकर आया गया। जीएसटी के अंदर में दोस्तों 4 से 5 स्लैब्स बांट रखे हैं। स्लैब्स बांटने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो कोई बहुत ही सस्ता सामान है, हमारी डेली नीड्स का सामान है, डेली हमें ज़रूरत पड़ता है, उस पर थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा। हमें डेली वो सामान चाहिए तो उसके ऊपर टैक्स बहुत कम रहेगा, 0%। लेकिन जो हम थोड़ा रेयरली यूज़ करते हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा 5%। कुछ और लग्जरी आइटम उसके ऊपर 12%, कुछ और लग्जरी आइटम 18%, और बहुत ही लग्जरी आइटम्स, कार वगैरह जैसे यहाँ पर हो गए, बहुत लग्जरियस आइटम्स, उसके ऊपर जीएसटी लगता है 28%। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये टैक्सेस हैं, इनको बांट रखा है अलग अलग, ये आपने ध्यान में रखना है। आपको पता होगा जीएसटी के प्रकार, एक होता है एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाता है। एक होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हमारी केंद्र सरकार के पास में जाता है। फिर आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे जीएसटी के टाइप्स भी हो गए। तो कितनी जल्दी जीएसटी यहाँ पे खत्म किया, 4-5 पॉइंट्स में, ये आपका रिवीजन हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर जीएसटी के अंदर में क्या सामान लाना है, क्या नहीं लाना है ना, किसके ऊपर जीएसटी बढ़ानी है, किस पे कम करनी है, किस पे जीएसटी हटानी है, किस पे लागू करनी है, ये सारा डिसीजन कहाँ पे होता है? ये सारा डिसीजन होता है दोस्तों जीएसटी काउंसिल के अंदर में। जीएसटी काउंसिल क्या है? एक प्रकार की पूरी मीटिंग होती है। जीएसटी काउंसिल के बारे में खुद हमारे संविधान में मेंशन कर रखा है। एसएससी का क्वेश्चन, भाई डायरेक्टली आर्टिकल आपसे पूछा गया है, कौन से आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है? तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 279A डायरेक्ट हमारे प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो प्रेसिडेंट सीधा एक जीएसटी काउंसिल को बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल जो वो बनाएंगे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का रोल होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों प्रेजेंट होंगे। सबसे पहली बात, जो जीएसटी काउंसिल बनेगा, उसके जो यूनियन फाइनेंस, उसके जो चेयरपर्सन होंगे उस काउंसिल के, वो यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। जैसे आज के समय पर निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो उस काउंसिल की चेयरपर्सन कहलाती हैं। सिंपल सी बात है। बाकी और मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपको देखने को मिल जाएंगे, वो यहाँ पर इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस हैं। उसके अलावा और बहुत सारे मेंबर्स, स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जीएसटी काउंसिल अपने आप में एक सबसे उच्च लेवल की कमेटी है दोस्तों, जिसका मेन काम है कुछ रिकमेंडेशंस करना, भाई किस सामान पर जीएसटी लगाना है, किस समय पर छोड़ना है, वो सारे के सारे डिस्कशंस यहाँ पर किए जाते हैं। कंप्लीट हुआ, मज़ा आया? चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अगला आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। बात की जा रही है कि बांग्लादेश नॉमिनी डिफीट्स नेपाल इन रेस फॉर WHO रीजनल पोस्ट। मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। WHO पढ़ते रहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की हेल्थ के लिए यहाँ पर ये बॉडी काम कर रही है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रीजनल कमेटियाँ होती हैं दोस्तों, है ना, रीजनल पोस्ट होती हैं अलग अलग रीजन की। आप ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही पोस्ट होगी, अलग अलग रीजन की पोस्ट होंगी। उसी प्रकार से एक पोस्ट आती है साउथ ईस्ट एशियन रीजन की, जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है, साउथ ईस्ट साइड आप समझ रहे होंगे, जहाँ पर यहाँ पे आपके थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर आ जाती हैं। तो साउथ ईस्ट वाला जो पोर्शन है दोस्तों, उसका जो पोस्ट होता है WHO के अंदर में, उस पोस्ट के अधिकारी के लिए वोटिंग हुई है, ठीक है। तो उस वोटिंग के अंदर मतलब उस पोस्ट के लिए डायरेक्टर चुना जाता है एक भाई। अब वो डायरेक्टर की वोटिंग हुई, तो वोटिंग में अब की बार जीत कर आ चुकी हैं जो शेख हसीना है। शेख हसीना नहीं, वैसे शेख हसीना तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, इनकी बेटी, इनकी डॉटर जिनका नाम है साइमा वाजिद। तो ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि WHO का जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन वाला जो पोस्ट है उसका डायरेक्टर कौन है। तो उसके डायरेक्टर हैं साइमा वाजिद, या भी नई चुनकर आई हैं। इन्होंने यहाँ पर वोटिंग में हरा दिया है नेपाल के डायरेक्टर को, सॉरी नेपाल का एक मेंबर जो कि यहाँ पर इस डायरेक्टर के पद के लिए लड़ रहे थे। नेपाल का डायरेक्टर जिसका नाम है शंभू आचार्य, तो इसको हराकर यहाँ पर वोटिंग में ये कहीं ना कहीं डायरेक्टर बन चुके हैं WHO की रीजनल साउथ ईस्ट एशियन रीजन की। और इस वोटिंग के अंदर में कौन कौन प्रेजेंट था, तो इस वोटिंग में इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नॉर्थ कोरिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते, ये सब कंट्रीज़ यहाँ पर प्रेजेंट थी जिन्होंने यहाँ पर वोटिंग में हिस्सा लिया। म्यांमार ने अपना कोई भी डेलीगेशन नहीं भेजा था, तो म्यांमार का कोई रोल नहीं है। तो इन्हीं कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर वोटिंग की, जिसके बेसिस पर जो ये मिसेस वाजिद हैं, यानी कि शेख हसीना जी की बेटी, तो ये कहीं ना कहीं आज के समय पर WHO की साउथ ईस्ट एशियन रीजन की जो पोस्ट है यहाँ पर इसको होल्ड कर चुकी हैं, उसके डायरेक्टर बन चुकी हैं। इनका कहना यहाँ पर यह है कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इतने बड़े मतलब इतने सारे लोग रह रहे हैं, आधे से ज़्यादा जनसंख्या, जैसे जितनी भी हमारी दुनिया की जनसंख्या है उसमें से 2 बिलियन की पॉपुलेशन, 2 बिलियन से ज़्यादा लोग इसी पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं। तो इनकी हेल्थ को भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बनता है। तो अब इनके हेल्थ केयर की सर्विसेज या बाकी सारी चीज़ें है ना, तो उसको लेकर ये काम करेंगे। इनका मेन फोकस है यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ होता है उसको क्योर करना सभी लोगों की, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा मैटर हुआ। ये दोस्तों जो वोटिंग सारी की सारी चली हैं, ये WHO के 76वें सेशन पर चली हैं। ये 76th सेशन चल रहा था WHO रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया का। ये 30 अक्टूबर की बात है। उस दौरान वोटिंग करने के बाद में कह सकते हो यहाँ पर जो साइमा वाजिद हैं इनको डायरेक्टर बना दिया गया है। और कौन सी डायरेक्टर? रीजनल डायरेक्टर। कौन से रीजन के लिए? साउथ ईस्ट एशिया के लिए। बस सिंपल, क्लियर। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में। अच्छा अभी वेट करो थोड़ा सा, ये तो हमने केवल आर्टिकल पढ़ लिया है। जैसे ऊपर हमने GST वाला आर्टिकल पढ़ा, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पर इस वाले आर्टिकल का जो बैकग्राउंड डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बैकग्राउंड डेटा से डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स के अंदर में सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि स्पेशली हेल्थ के ऊपर काम कर रही है। इस बॉडी को बनाया गया 1948 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड मतलब जेनेवा नाम की जगह है, वहीं पर ये हेडक्वार्टर है। सिंपल। 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 125 कंट्री के अंदर इसके ऑफिसेस हैं, 6 अलग अलग रीजनल ऑफिसेस भी WHO के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी WHO में जितने भी कंट्रीज़ जो इसके सदस्य हैं वो सब आपस में मिलकर कोलैबोरेट कर काम करते हैं। उनकी मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ, यानी कि जितने भी देश इसमें प्रेजेंट हैं उन सब के जो हेल्थ को लेकर मंत्रालय है वो यहाँ पर उस देश को रिप्रेजेंट करता है, यानी अपने अपने देशों को वो मंत्रालय रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो WHO है, ये WHO यहाँ पे दुनिया में जो हेल्थ को लेकर बड़े बड़े मैटर्स हैं उनके ऊपर अपनी लीडरशिप को प्रोवाइड करवाने का काम करता है। हेल्थ को लेकर रिसर्च क्या करनी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना कुछ कंट्रीज़ को, ये सारा काम WHO का है। WHO ने काम करना शुरू किया 7 अप्रैल 1948 से, यानी 7 अप्रैल 1948 से। और इसी वजह से हर साल हम इस 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर भी देखते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। WHO गवर्न कैसे होता है, कैसे चलती है इतनी बड़ी बॉडी? इतनी बड़ी बॉडी यहाँ पर चलती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के माध्यम से। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि खुद WHO की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है।
ऐसी डिसीजन मेकिंग बॉडी जहां पर दुनिया भर के जो डेलीगेशन है, मेंबर्स है, वो प्रेजेंट होते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तब जाकर एक पर्टिकुलर स्टेप लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो असेंबली, इस प्रकार की जो मीटिंग होती है दोस्तों, वो साल में एक बार होती है। कहाँ पर? WHO के ही हेडक्वार्टर यानी जिनेवा में ये मीटिंग होती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये जो पूरा पॉइंट है WHO के रिगार्डिंग वो क्लियर हो चुका है। चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे आज के न्यूज़पेपर का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे पेड ग्रुप्स ज्वाइन करना है तो आप लोगों के पास में बढ़िया चांसेस को ज्वाइन करने का। इस ग्रुप में आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने 2 आर्टिकल आपके साथ में डिस्कस किए, GST, WHO। तो आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बैकग्राउंड डेटा है जैसा आपको बताया गया। अब यानी कि आपके न्यूज़पेपर के जो नोट्स हैं वो आपको रेडी करके दिए जाते हैं। न्यूज़पेपर में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है टेंशन मत लो, न्यूज़पेपर के रेडीमेड नोट्स आपको एक PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जो बैकग्राउंड डेटा होता है उसके नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, वो जो PDF आपको दिया जाता है वो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है। चाहो तो आप उस PDF का प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हो, या आप लोग ऐसे भी स्टोर करके रख सकते हो अगर स्टोरेज का इशू है तो। ये PDF दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो दोनों ही माध्यम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ये भी है कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में आपकी नोट्स की जो परेशानी है ना, न्यूज़पेपर से क्या लिखें क्या नहीं लिखें, है ना, नोट्स कैसे बनाएं, बस खाली आपने ये वीडियो देखना है, उसके बाद आपको ये PDF दिया जाता है। आप आराम से रात में सोने से पहले इसको रिवाइज कर सकते हो, काम खत्म। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या कह सकते हो कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में उस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप का एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, कोई भी इस प्रकार का मैसेज कर देना। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, ताकि आप यहाँ पर चेक कर सको कि मुझे इस ग्रुप के अंदर में क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में अपना ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हो ना। दोस्तों, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 5000 लाइक्स का, जो कि डेली होता है। प्लीज़ आप इसको पहुँचा सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग चाहो तो मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। चलो वापस आते हैं टॉपिक पर। तो एक नई रिपोर्ट आ चुकी है, और वो रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के माध्यम से। कल के दिन ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई। ये रिपोर्ट थोड़ी चौंकाने वाली है। यह रिपोर्ट बेसिकली बात कर रही है रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। तो पिछले कुछ सालों में लगातार इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। ये कुछ रिपोर्ट्स ने बताया है। इन्होंने बोला है कि जो रोड एक्सीडेंट की वजह से जो घटना है, जो फैटेलिटीज़ है, जो मृत्यु हैं, वो पिछले 10 सालों में तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। साल 2018 में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा, या फिर कह सकते हो 4,70,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसमें से यहाँ पर कई सारे लोगों की जान गई। ठीक है, फिर 2019 में यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए 4,56,000। उसके अलावा यहाँ पर 2020 में फिर 3 लाख ये कम हो गए थे कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन वगैरह था, लेकिन 2022 में ये सब बराबर हो गया। 2022 में सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए 4,61,000 के आसपास, जिसमें से लगभग लाखों लोगों की मौत हो रही है। लाख लोगों की तो मौत हो रही है। और पता है, इतना घटिया ये रेशो अगर आप देखोगे, रेशो ये निकल कर आ रहा है कि कम से कम, यानी कि 2022 में अगर आप सिनेरियो देखोगे दोस्तों, कि मान लो यहाँ पे 4,60,000 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, इनमें से 1.68 लाख लोगों की जान गई है। 1,70,000 लोगों की जान चली गई है रोड एक्सीडेंट्स में। यानी आप ये समझो कि हर 100 एक्सीडेंट में से 36 लोगों की जान जा ही रही है। ये यहाँ पर थोड़ा घटना जो है बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। आखिर हो क्या रहा है? ये रोड एक्सीडेंट्स इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, रोड क्रैश इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसके बारे में सारा डेटा दिया गया। वो डेटा मैंने आपको समझाया। सवाल यह है, रीज़न क्या है? सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग। बहुत ज़्यादा तेज़ चलाना गाड़ी, बहुत ज़्यादा तेज़ चलाना सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा मौतों का कारण बना है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स कहाँ पे हुए हैं, कौन से राज्य में हुए हैं? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट शेयर देखने को मिलेगा डेथ का, इन एक्सीडेंट की वजह से जो मृत्यु हुई है स्पेशली उसकी। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य वो हैं जहाँ पर एक्सीडेंट के बाद सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं।
ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पर थोड़ा डेटा है, इसको बहुत ध्यान से सुन लिया आपने, अच्छा किया। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड डेटा बताता हूँ, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ये बहुत ध्यान से सुनना है कि आखिरकार क्या क्या मेन कारण है इस प्रकार के रोड एक्सीडेंट्स के पीछे के। और इसको सुनने के बाद में जो आज का आपका मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। तो इस वजह से बहुत ध्यान से यहाँ पे सारी चीज़ों को फोकस करके सुनना है ताकि आप बढ़िया से आंसर लिख सको। ये 2023 में भी एक रिपोर्ट पहले भी आई थी जिसमें बताया गया कि जो एक्सीडेंट्स की वजह से यहाँ पर केसेस हैं वो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। और पता है जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके पीछे के 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहली चीज़ स्पीडिंग। अगर लाखों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उनमें मृत्यु हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर मृत्यु हो रही है वो गाड़ी स्पीड में चल रही थी, वो एक मेन कारण था, एक नॉर्मल स्पीड से कहीं ज़्यादा स्पीड। दूसरा मेन कारण नॉन वेयरिंग हेलमेट्स, हेलमेट ना पहनना। हेलमेट ना पहनने की वजह से भी 30% डेथ हुई है इन एक्सीडेंट्स में। क्योंकि दोस्तों कई बार ना शरीर पे चोट नहीं लगती है लेकिन सर में लग जाती है, और वो सर की चोट ही इंसान की जान ले लेती है। कई बार चोट ऐसी भी गुम चोट लग जाती है जो बाहर तो खून वगैरह नहीं निकलता लेकिन अंदर से हमारे ब्रेन को डैमेज कर देती है। ऐसे कई सारे केसेस मैंने रियल लाइफ में भी देखे हैं। बॉडी पे से कहीं पर भी कोई खरोच नहीं आई, कोई यहाँ पर खून नहीं निकला, लेकिन यहाँ पे सर पे अंदर चोट आई जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो नॉन वेयरिंग ऑफ हेलमेट्स ये भी एक मेन कारण है। और थर्ड यहाँ पे कारण है नॉन यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स, सीट बेल्ट्स का यूज़ ना करना। इसकी वजह से भी लगभग 11% डेथ हुई है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये 3 मेजर कारण आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। और इसी वजह से हमको ध्यान में हमें करना क्या चाहिए, इसके लिए हमें रोड सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखना होगा। और रोड सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। भारत में जब इतनी मृत्यु हो रही है तो भाई रोड सेफ्टी के ऊपर तो फोकस करना ही होगा। रोड ट्रांसपोर्ट जो है, खासकर सड़क वाला जो रास्ता है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आज भी यहाँ पे भले ट्रेन प्लेन कहीं से भी जा रहे हो लेकिन रोड का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रोड से ही गुजर रहा है। तो रोड ट्रांसपोर्ट की जो डिमांड है इसको हमें पूरी करना होगा, और खासकर हमें जो यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना होगा। पता है आज यहाँ पे रोड सेफ्टी इतनी बढ़िया क्यों नहीं हो पाई है, क्यों इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसके पीछे के मेन रीजंस हैं। पहला कारण है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट, हमारे पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना। कई सारी जगह पर सड़कें इतनी खतरनाक, इतनी बुरे कंडीशंस में होती हैं, बहुत ही गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे, जो बारिश अगर पड़ जाए तो वहाँ पे दिखते भी नहीं है गड्ढे। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसमें गाड़ियाँ घुस जाती हैं, जो पीछा बैठा होता है इंसान वो भी गिर जाता है। तो रोड्स और व्हीकल्स, यहाँ पर आप कह सकते हो इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना, ये कंडीशंस आज हमारे पास में इम्प्रूव वे में नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रोड सेफ्टी का। पुअर विजिबिलिटी, रोड का डिज़ाइन अच्छा ना होना, इंजीनियरिंग प्रॉपर ना करना, या रोड पे जो अपने मटेरियल लगाया है वो यहाँ पे क्वालिटी वाला ना होना, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों सबसे बड़ा मेन कारण बनता है एक्सीडेंट्स का। दूसरा जो मेजर कारण है वो है नेग्लिजेंस एंड रिस्क। भाई कभी कभी गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही होती है, इंसान शराब पीकर, ड्रग्स लेकर गाड़ी चला रहा है, बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहा है, बिना सीट बेल्ट की गाड़ी चला रहा है, तो क्या है, ये एक रिस्क ही तो है। और ऊपर से यहाँ पे शराब और पी रखी है, तो इससे एक्सीडेंट तो होना ही है ना, फिर गलती तो यहाँ पर इंसान की हो ही रही है। तीसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे, तीसरा जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है टॉकिंग ओवर मोबाइल। आजकल ऐसा भी होता है, क्या है, आप गाड़ी पे जा रहे हो, जाते जाते यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन साइड में लगा रहे हो, बात करते जा रहे हो और चलते जा रहे हो। फिर कई बार ऐसा होता है लोग ईयरफोन्स लगा लेते हैं, है ना, ईयरफोन्स लगाकर गाड़ी पे, बाइक पे, है ना, स्कूटी पे यहाँ पर चल रहे होते हैं, और वो जो ईयरफोन्स लगा रहे होते हैं उनको सुनाई तो देता नहीं है, फिर वो उसमें सॉन्ग चल रहे हैं, पीछे से यहाँ पर कोई हॉर्न मार रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स में एक मेजर कारण बनती चली जा रही है। एक और प्रॉब्लम है वो है ओवरलोडिंग, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचाने के लिए क्या करा जाता है, कई बार गाड़ी को भर लिया जाता है, एक हद से ज़्यादा लोगों को बैठा लिया जाता है, और हद से ज़्यादा आप लोगों को बैठा लोगे गाड़ी हो जाएगी डिसबैलेंस, जिसकी वजह से यहाँ पर एक क्रैश हमको देखने को मिल सकता है। एक और प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। देखो दोस्तों जो सेफ्टी फीचर्स होती हैं, जैसे गाड़ी के अंदर एयरबैग्स होता है, कई सारे लोगों को एयरबैग्स के बारे में नहीं पता होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसके बारे में नहीं पता होता है। तो इसके बारे में एक जागरूकता फैलाना भी ज़रूरी है, लोगों को पता चले कि भाई ये सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, कभी इमरजेंसी आए तो आप इनका यूज़ कर सकते हो अपनी जान बचाने के लिए, बाकी लोगों की जान बचाने के लिए। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी रोड सेफ्टी में, और अगर ये प्रॉब्लम्स ना देखी जाए सही से, या फिर कह सकते हो कि इनका सोल्यूशन ना निकाला जाए, ऐसे एक्सीडेंट्स अगर बढ़ते रहेंगे तो उन एक्सीडेंट बढ़ने की वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये समझो। अब इसका असर क्या पड़ेगा, पहला असर इकॉनमी के ऊपर पड़ेगा। इकॉनमी के ऊपर, हाँ बिल्कुल, कैसे दोस्तों, यहाँ पर इंडिया ने ऑलरेडी यहाँ पे लगभग कह सकते हो अपने जीडीपी का
टोटल इकॉनमी का 3% गंवा दिया है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। ऐसे रोड एक्सीडेंट जिनको बचाया जा सकता था थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करके, क्योंकि लोगों का लॉस हो रहा है डायरेक्टली। यहाँ पर जो जान है, एक लाइफ है, वो यहाँ पर जा रही है। वो लाइफ कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है एक पर्टिकुलर कंट्री के प्रति। दूसरा यहाँ पे अगर आप इम्पैक्ट देखोगे वो है सोशल इम्पैक्ट। सीधा यहाँ पे वो जो मान लो एक कई सारी जगह पर ऐसे ही केसेस होता है, भाई यहाँ पे पूरा परिवार था, अब वो पूरा परिवार यहाँ पर एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट था, वो इंसान की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब बताओ यहाँ पर वो पूरा परिवार किसके ऊपर डिपेंडेंट रहे? उनकी इनकम तो ख़त्म हो गई ना फिर। तो कई बार जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ होती है ना, इसकी वजह से कई सारे घर गरीबी की चपेट में आ जाते हैं, है ना। पॉवर्टी के साइकिल में यहाँ पर फंस जाते हैं, उधारी की चपेट में आ जाते हैं, लोन ले लेते हैं, फिर वो लोन चुकाते चुकाते पूरी उम्र निकल जाती है। सोसाइटी इम्पैक्ट, ये बर्डन पड़ता है घरों के ऊपर भी इसका। तीसरा यहाँ पर इम्पैक्ट है वो है जेंडर स्पेसिफिक इम्पैक्ट। यानी कि अगर यहाँ पे मान लो जो परिवार काम कर रहा था, ठीक है, वहाँ पे एक पर्सन, एक कह सकते हो कि हस्बैंड थे यहाँ पर, वो जो सारा का सारा काम कर रहे थे, अब उनकी डेथ हो गई अगर एक्सीडेंट के अंदर में, तो जो वेमेन है, जो महिला है, सारा का सारा बर्डन उस महिला के ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है, उनको कमाना भी है, घर भी देखना है, सब कुछ यहाँ पर काम करना है। तो एक जेंडर स्पेसिफिक इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, या आप इसको कैसे भी करके देख सकते हो, उल्टा भी करके देख सकते हो। तो ये भी कहीं ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडियन सोसाइटी पर जो बर्डन है दोस्तों इन एक्सीडेंट्स की वजह से, वो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। लगभग 50% महिलाएं बुरी तरह से अफेक्टेड हैं, क्योंकि उनकी इनकम वगैरह पूरी तरह से, घर की इनकम ख़त्म हो चुकी है उनके हस्बैंड की डेथ के बाद, या घर में जो एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके ऊपर पूरा परिवार डिपेंडेंट था उसकी डेथ के बाद। ठीक है, ये बात आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बिल्कुल यार हमें इसमें सुधार करने की ज़रूरत तो है, पूरे परिवार की बात होती है, तो कैसे हम रोड एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? आपसे पूछा भी जा सकता है, भाई क्या उपाय हो सकते हैं, ज़रा बताओ 5-6 उपाय। पहला उपाय, स्पीड डिटेक्शन डिवाइसेस। आपको जगह जगह पर अपने स्पीड डिटेक्शन डिवाइसेस को इंस्टॉल करना होगा। जैसे रडार लगा दिए, स्पीड डिटेक्शन कैमरा सिस्टम लगा दिया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली में ऑलरेडी यहाँ पर इन सिस्टम्स को लागू कर दिया गया है। अगर कोई गाड़ी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर कैप्चर किया जाएगा, उसका सारा डेटा निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड डिटेक्शन डिवाइसेस है, जैसे डिजिटल स्टिल कैमरा हो गए चंडीगढ़ के अंदर में, स्पीड कैमराज होगा न्यू दिल्ली में, रडार गन हो गई न्यू दिल्ली में, तो ये सब यहाँ पर इनको कंट्रोल करने का काम करता है। रडार गन तो यहाँ पर एक डिवाइस है जो कि ट्रैफिक पुलिस यूज़ करती है। यानी कि जो एकदम से व्हीकल निकला है पास से ना, उसको देखने के लिए भाई वो कितनी स्पीड से निकला है, ताकि उसका चालान काटा जा सके और नेक्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर उसका एक वार्निंग दी जा सके कि भाई अगली बार से ये काम मत करना। पहला स्टेप। दूसरा, इम्प्रूव्ड सेफ्टी मेजर्स। कई बार यहाँ पर जो ब्रेकर्स होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे होते हैं। वो झटका यहाँ पर कह सकते हो, अगर जो गाड़ी चला रहा है उसको इम्पैक्ट ना करे, लेकिन पीछे वाले को इम्पैक्ट कर सकता है। ऐसी प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं। प्रॉपर मार्किंग्स नहीं होती हैं, है ना, कि भाई आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है लेकिन प्रॉपर मार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, एक दुर्घटना घट सकती है। तो कई सारी चीज़ें हैं। तीसरा यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो है स्ट्रिक्टर रूल्स एंड हैवी फाइन्स। ये करना ज़रूरी भी है। अगर हम लोगों को यहाँ पर ये जो ट्रैफिक को लेकर सारे नियम कानून हैं, इसके उल्लंघनों को रोकना है, तो यहाँ पर हैवी मोटर फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं हम। बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में एक फ़ाइन मारा जा सकता है वॉयलेटर्स के ऊपर, जो भी यहाँ पर इसका उल्लंघन कर रहे हैं। जो यहाँ पर ड्रग्स लेकर या शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एक हैवी फ़ाइन को चार्ज किया जा सकता है। सवाल यह है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, क्या मतलब क्या है? क्या हमने कोई काम नहीं किया है? क्या हमारे पास में कोई इनिशिएटिव नहीं है रोड की सेफ्टी से संबंधित? दोस्तों कई सारे इनिशिएटिव्स हमारे पास में हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ग्लोबल इनिशिएटिव की बात करेंगे, यानी कि इंडिया की तो बात करेंगे, अभी पहले दुनिया भर की बात करते हैं। दुनिया भर में किस प्रकार के इनिशिएटिव हैं? एक इनिशिएटिव है ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी। ये जो डिक्लेरेशन है दोस्तों, इसको साइन किया गया था 2nd ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी के ऊपर। ब्राज़ील में बेसिकली यहाँ पर साइन हुआ था। इंडिया ने भी इस डिक्लेरेशन को साइन कर रखा है। हमारे सभी कंट्रीज़ का प्लान है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 गोल हैं, इनको 2030 तक अचीव करना। इस गोल में यहाँ पर एक गोल, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, इसकी वजह से डेथ और इंजरीज होती हैं, इसको कम करना भी हमारा एक गोल है। तो इसको अचीव करने के लिए यहाँ पर ये डिक्लेरेशन साइन किया गया। दूसरा कदम, अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखोगे, दूसरा इनिशिएटिव, तो वह है डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, जहाँ पर दुनिया भर की रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने की इन्होंने बात की। फिर ऐसे यहाँ पर इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो ग्लोबल लेवल के इनिशिएटिव्स हो गए। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली इंडिया के इनिशिएटिव्स के बारे में।
भारत ने कौन कौन से इनिशिएटिव चला रखे हैं रोड सेफ्टी को लेकर? तो एक इनिशिएटिव है मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये जो कानून है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कि ट्रैफिक के जो नियम कानून है इनका उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टीज़ मारने का काम करता है। डिफेक्टिव व्हीकल्स, ख़राब गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं जो कि जानलेवा खतरा बन सकती हैं, तो उनको यहाँ पर पेनल्टी के ऊपर रखता है ये। तो ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं ये पेनल्टीज़ को चार्ज करता है और पेनल्टी के माध्यम से जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो पैसे से सब बनाया जाता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, और इस फंड से यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है कंपलसरी इंश्योरेंस कवरेज और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। साथ ही साथ में इस प्रकार से कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2000 देखने को मिल जाएगा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये सब इंडियन इनिशिएटिव्स हैं जो कि कहीं ना कहीं रोड की सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के ऊपर थोड़ा सा जोर लगा रहे हैं। नाउ फाइनली आते हैं आज के हम लोग अपने मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। तो ये था हमारा आज का पूरा आर्टिकल। आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो अच्छे से यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। ठीक है, यानी ये जो रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ये सबसे मेन कारण है भारत में लोगों की मृत्यु का, एंड अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू सोशल इकोनॉमिक लॉसेस। यानी कि साथ ही साथ में इन एक्सीडेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर इकोनॉमी है उसका एक बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, डिसेबिलिटी बर्डन बढ़ रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। आप इस पर क्या विचार रखते हो, आपने डिस्कस करना है 250 शब्दों में। दोस्तों आज मैं इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन को हिंदी में लाना भूल गया हूँ, बट मैंने आपको समझा दिया, वैसे आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है, तो आप हिंदी में भी आराम से यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन बेस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे ये ग्रुप काम करता है, आप भी जाकर इसका हिस्सा बनिए। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमारा पीएमआई है दैट इज़ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये भी आ चुका है हमारे पिछले महीने का। तो दोस्तों अभी तो आ चुके हम लोग नवंबर के महीने में, तो अभी जो हमारा महीना निकला है अक्टूबर वाला, तो अक्टूबर के महीने में हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैसी चली है, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग किस लेवल पर चली है उसका डेटा लाया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हर महीने डेटा आता है। कौन लाता है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के माध्यम से वो डेटा लाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि इस बार अक्टूबर के महीने में जो ये मैन्युफैक्चरिंग है वो अपने लोवेस्ट लेवल पर जा चुकी है। पिछले 8 महीने में भी सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लेवल पर अब की बार की मैन्युफैक्चरिंग हमको देखने को मिल रही है। यानी कि इस बार परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के तहत हमारा जो स्कोर है वो कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अगर मैं आपको स्कोर बताऊं तो ये आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, जो हमारा सितंबर का महीना था दोस्तों, सितंबर के महीने में हमारा स्कोर था पीएमआई का वो था 57.6, और अभी यहाँ पे अक्टूबर के महीने में ये जो नंबर है इंडेक्स का वो हो चुका है 55.5, यानी 57.6 से घट कर 55.5 हो चुका है। तो इस बार यानी अक्टूबर के महीने में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा डाउन रही है, और जो जॉब्स वगैरह हैं वो जॉब्स वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा कम क्रिएट हुई हैं ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा इकॉनमी के अंदर में एक थोड़ा सा डाउनवर्ड फेस रहा है अक्टूबर के महीने में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये सारा डेटा कौन लेकर आता है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जा सकता है पीएमआई के बारे में डायरेक्टली। ठीक है, तो पीएमआई के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने बिल्कुल पता होनी चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्या होता है पीएमआई? ये एक सर्वे बेस्ड मेजर होता है दोस्तों, यानी कि हर एक बिजनेस वाले से जाके पूछा जाता है भैया पिछले महीने आपका कितना मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, इस महीने कितनी हुई है। ठीक है, तो उनका कंपैरिजन किया जाता है, तब डेटा निकाला जाता है। तो जगह जगह जाकर पूरा सर्वे को तैयार किया जाता है। इस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का जो मेन पर्पस है दोस्तों वो क्या है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, आज की स्थिति क्या है बिजनेस की प्लस फ्यूचर स्थिति क्या हो सकती है उसको लेकर सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ठीक है, परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को दोस्तों कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग ही इंडेक्स आता है, सर्विसेज के लिए अलग आता है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है।
ठीक है। बाकी सर्विसेज सेक्टर के लिए हो सकता है कल या परसों आ जाए। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, सॉरी मैनेजर बार बार बोल देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये जो इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है, अरे यार मैनेजर इंडेक्स ही बोलते हैं, मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इस इंडेक्स को देखोगे तो इसमें कुछ नंबर्स दिए जाते हैं। नंबर मतलब भाई किस महीने किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग चली है, उसमें यहाँ पर स्कोर दिया जाता है 0 से लेकर 100 के बीच में। मान लो किसी महीने को स्कोर दिया गया 50 मतलब मीडियम है, ना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है ना कम हुई है। कभी स्कोर हो गया 50 से कम मतलब कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अब की बार घाटा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हुई है। तो कहोगे अब की बार 50 से तो ज़्यादा ही है ना। अक्टूबर के महीने में जैसा हमने बोला कि 55 है और सितंबर के महीने में 57 थी। हाँ, तो अब आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर ये कर सकते हो कि भाई जो सितंबर महीना था 2023 का, इसमें 57 स्कोर दिया गया था, 57 नंबर मिला था इस इंडेक्स में। लेकिन अक्टूबर के महीने में 55 मिला है, यानी सितंबर के महीने में, अगर सितंबर के महीने से कंपेयर करोगे अक्टूबर को, तो अक्टूबर में कम मैन्युफैक्चरिंग हुई है। ये बेसिकली यहाँ पर पीएमआई हमको मेंशन करता है। ठीक है ना, आगे आते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे दोस्तों यहाँ पर इसको कब रिलीज़ किया था, मतलब ज़्यादातर अगर आप देखोगे ना तो महीने की जो स्टार्टिंग होती है उस दौरान यहाँ पर इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। हमारी इकोनॉमी के बारे में बहुत सारा डेटा ये इंडेक्स हमको बताता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को तैयार कौन करता है, तो IHS मार्केट यहाँ पर इसको तैयार करता है 40 से ज़्यादा अलग अलग देशों के लिए। IHS मार्केट जो कि S&P ग्लोबल का एक हिस्सा हमको देखने को मिलता है। ठीक है। अब दोस्तों परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, आप सोच रहे होंगे कि ये IIP तो नहीं है। IIP अलग होता है। IIP के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो बिल्कुल अलग है। IIP से काफ़ी डिफरेंट होता है PMI। IIP तो हमारी मेन 8 इंडस्ट्रीज़ को कवर करता है, 8 बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, पता होगा ना, कोल, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। जबकि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ पर डायनेमिक होता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इससे यहाँ पर आप इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा हिसाब किताब लगा सकते हो। ठीक है, आप बस इससे हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं उसको मेजर कर सकते हो, उसको माप सकते हो। ठीक है। इवन इतना ही नहीं दोस्तों, इसका यूज़ किया जाता है हमारी बैंक्स के माध्यम से। जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी यहाँ पर इस PMI का यूज़ करती है, ताकि जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज का दर है, उसको यहाँ पर सेट किया जा सके, डिसाइड किया जा सके। तो ये बात हो गई यहाँ पर PMI के बारे में। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। वैसे आज हमारे कुछ एडिटोरियल भी हैं। अब वो एडिटोरियल यार मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूँगा, कल फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे में आर्टिकल वैसे कम आते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल है, आपको पता होगा रिसेंटली यहाँ पर जो एक प्रेग्नेंट वीमेन है उनको लेकर एक केस हो गया था। उस केस के बारे में राइटर ने यहाँ पे बोला है कि भाई प्रेग्नेंट महिला के पास में अबॉर्शन करवाने के राइट्स भी हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, परेशान ना होना। फिलहाल तो एक छोटा सा आर्टिकल और है, इसको कवर करके पहले हम यहाँ पर अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। यहाँ पे बात आती है, एक ऑथर है नंदिनी दास, 2023 का जो अवार्ड है यहाँ पर इन्होंने जीत लिया है। ये अवार्ड कौन सा है, वो है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़। तो इंडिया में ही पैदा हुई हैं, जिनका नाम है नंदिनी दास। अभी 2023 की विनर बन चुकी हैं। नाम अवार्ड का पता चल ही चुका है, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़। और ये प्राइज़ इनको क्यों दिया गया है, इनकी किताब के लिए दिया गया है। कौन सी किताब है, तो कोर्टिंग इंडिया करके यहाँ पर इनकी किताब है, जिसमें इन्होंने समझाया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। कैसे कैसे यहाँ पर ये जो एम्पायर्स हैं इनका ओरिजिनेशन हुआ, वो सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पर इन्होंने कवर किया है। तो ये वो यहाँ पर फीमेल आपको देखने को मिल जाती हैं, नंदिनी दास। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर अपनी बुक के अंदर में मेंशन कर रखा है इंग्लैंड का पहला डिप्लोमेटिक मिशन से लेकर सारे का सारा जो मुगल कोर्ट्स तक का जो पूरा हिस्ट्री थी, वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर समझाई है। ठीक है। तो आपसे एग्जामिनेशन में कुछ खास पूछा नहीं जाएगा, बस पूछा यह जा सकता है वनडे एग्जामिनेशन में कि ये प्राइज़ किसको मिला, तो ये प्राइज़ यहाँ पर बता देना, नंदिनी दास जी को यहाँ पर मिला है, नाम ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इस प्राइज़ में क्या होता है, 25,000 पाउंड्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो भी यहाँ पर इसको जीतता है। और इसके बाद यहाँ पर ये तो नंबर 1 आ गए। उसके अलावा भी यहाँ पर इस लिस्ट में कुछ बुक हैं, जैसे ब्लैक कोस्ट ऑफ एम्पायर, द लॉन्ग डेथ ऑफ स्लेवरी, इस प्रकार के यहाँ पर कुछ और भी बुक्स आपको देखने को मिलती हैं जो अलग अलग राइटर्स के थ्रू लिखी गई हैं। उनको यहाँ पर थोड़ा सा कम अमाउंट मिला है, बट ये टॉप कर चुकी हैं, ये अवार्ड जीत चुकी हैं। तो यहाँ पर इनको जो 25,000 पाउंड्स का अवार्ड है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो बात है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है। आज के डिस्कशन में बस हमारा इतना ही। ये हमने रेलिवेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। अगर आप एडिटोरियल की बात करोगे तो वो एक लौता एडिटोरियल है जो इंपॉर्टेंट है, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। डोंट वरी, परेशान ना होना, बस इतना काम खत्म करो और बाकी पढ़ाई में आप लग जाओ वीडियो देखने के बाद। अब सवाल ये उठता है
कि सर वो आर्टिकल क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हो। कल कर दूंगा यार, आज थोड़ा सा ना जो टाइम है वो कमी हो चुकी है, आज वीडियो ऑलरेडी लेट हो चुका है, 9:30 बज चुका है। मैंने आपको बोला भी था यार, कभी कभी ना नेटवर्क का इशू हो जाता है, मैं परेशान हो गया नेटवर्क के चक्कर में। फिर काफ़ी देर बाद यहाँ पर नेटवर्क आया कॉन्टैक्ट करने के बाद में, दैन उसके बाद जाके यहाँ पर हमारा जो इंटरनेट है वो चल पाया है। ठीक है, बाकी आप लोग प्लीज़ परेशान ना होना। और वो जो एडिटोरियल है ना उसका आइडिया आपको ऑलरेडी है, मैंने आपको पढ़ा रखा है उसके बारे में। ठीक है, तो उसके लिए उसको लेकर परेशान ना होना कि वो जो महिला हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट में उनका केस हो गया था, पिटीशन डाली उन्होंने कि भाई मुझे यहाँ पर अबॉर्शन करवाना है, लेकिन 26 महीने हो चुके थे, तो 26 वीक पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन करवाने से मना कर दिया। तो राइटर बोलता है मना नहीं करना चाहिए था भाई, उनके पास में यहाँ पर राइट है, बच्चा तो नहीं तो पालना है, वही पैदा करेंगी, तो यहाँ पे उनके पास में राइट्स था, तो उन राइट्स का उल्लंघन क्या हुआ है, तो वो बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है, वैसे तो काम यहीं पे ख़त्म हो गया होगा ना। अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि बात करता है राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस, अपनी पसंदीदा पार्टनर के साथ में शादी करने का एक राइट। ठीक है, तो अपनी चॉइस के पार्टनर के साथ में शादी करने का राइट, ये बताओ कौन से आर्टिकल के तहत मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 21। तो राइट टू मैरी एक कंपोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ है, यानी राइट टू लाइफ का यहाँ पर एक हिस्सा है राइट टू मैरी, और राइट टू लाइफ आपको पता है आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर आपका एक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।